गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? सभी लोग ठीक होंगे। हम आप लोग को आज विजयादशमी का ढेर सारा शुभकामना मेरे तरफ से। आप लोग अच्छे से डीपी मनाइए। उसके बाद आप लोग का मे बी एग्ज़ाम भी होगा, बोर्ड वाले का, सेंटर कैंडिडेट जो भी होंगे उनका एग्ज़ाम होगा। उसके लिए हम लोग हर एक चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का चर्चा करेंगे, उसको भी आप लोग को बताया जाएगा। तब तक आप लोग घर में रह करके सेफ रहिए और इन्जॉय करिए सभी लोग। और हो सकता है मंडे से क्लास जब ओपन होगा तो हम लोग बहुत सारी चीज़ के विषय में डिस्कशन करेंगे। आज थोड़ा हमने सोचा कि यूट्यूब के माध्यम से आप लोग को डीपी का कुछ शुभकामनाएं दिया जाए, और इसी के लिए हम आप लोग को बोलने आए हैं कि दुर्गा पूजा के लिए आप लोग को मेरे तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं। ऊपर वाले आप लोग को सलामत रखे, अच्छा रखे, और आप लोग दिन दुना रात चौगुना बढ़ते रहिए, यही हमारा दुआ होगा। अब देखिए, कुछ हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लेते हैं, अगर हो सकता है सेंटर कैंडिडेट का एग्जाम होगा तो उसमें भी बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कुछ हम 15-20 मिनट अभी डिस्कशन कुछ क्वेश्चन पे करेंगे। जैसे कोई पूछेगा आपसे कि एसी और डीसी में मेन डिफरेंस क्या होता है, तो आप सिंपल जवाब दीजिएगा कि एसी में फ्रीक्वेंसी होते हैं और डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। पहला, अगर कोई पूछेगा आपसे कि एसी और डीसी करंट में क्या डिफरेंस है, तो पहला चीज आप यही बोलेंगे कि एसी में फ्रीक्वेंसी होता है और डीसी का कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। दूसरा चीज कि एसी अगर लो वोल्टेज होते हैं तो वह कम डेंजर होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डीसी से। लेकिन अगर मान लेते हैं डीसी बहुत हाई वोल्टेज रहेगा और एसी भी बहुत हाई रहेगा, तो एसी से ज़्यादा डेंजर कौन होता है? डीसी डेंजर होते हैं। लेकिन लो वोल्टेज के लिए डीसी ही सुपेरियर होता है एसी के रिस्पेक्ट में। ये सब छोटा छोटा चीज़ है। जैसे हमने बोले थे फेज, मान लीजिए 11-12 सब जगह फेज की बात करता है। फेज कहते किसको है? तो सिंपल याद रखिएगा, रफ भाषा में बोल रहे हैं, साइन या कॉस के जो एंगल में होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फेज कहते हैं। कोई आपसे पूछेगा कि फेज क्या होता है, तो आप सिंपल जवाब दीजिएगा कि साइन और कॉस की, साइन और कॉस दो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, उसके जो एंगल में होंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फेज कहते हैं। तो जैसे मान लेते हैं, अगर फेज के विषय में कोई आपसे बात करेगा, क्योंकि ये बराबर हर एक जगह पूछे जाते हैं फेज, तो आप सिंपल जवाब दीजिएगा फेज के विषय में, इट इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ एनी एसएचएम का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एनी एसएचएम एग्जीक्यूटिंग पार्टिकल। याद यही रखिएगा बाबू कि साइन और कॉस के जो एंगल में होते हैं, एंगुलर पोजीशन में होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फेज कहते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो xt बराबर मान लेते हैं आपके पास दे दिया जाए 4 sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो इसके एंगल में क्या क्या है? तो 4 sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो ओमेगा टी प्लस डेल्टा जो है, ओमेगा टी प्लस जो डेल्टा है, वह उसके फेज को रिप्रेजेंट करेगा। हेयर ओमेगा टी प्लस डेल्टा रिप्रेजेंट द फेज। तो सिंपल याद रखिएगा, या तो साइन के जो एंगल में होगा
या कॉस के जो एंगल में होंगे उसी को हम उसका क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। सिंपली यही याद रखिएगा आप लोग, साइन या कॉस के जो एंगल में होते हैं उसी को हम उसका क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए अगर आपके पास दो ही ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन एसएचएफ प्रोड्यूस करता है, एक साइन वाले और दूसरा कॉस वाले, तो उसमें हम लोग कैसे बताएंगे कि कहां पे क्या होता है नहीं होता है। तो देखिए बाबू ध्यान से समझना होगा। जैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि अगर प्योर रेजिस्टेंस रहता है, क्या रहता है, प्योर रेजिस्टेंस, तो प्योर रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज के बीच में फेज क्या होगा। तो सिंपल सोचिए, मान लेते हैं आप वोल्टेज देते हो तब करंट मिलता है, वोल्टेज देते हैं तब करंट मिलता है। इसका मतलब वोल्टेज जिस फेज में होगा करंट भी उसी फेज में होगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि प्योर रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज के बीच में कोई भी फेज एंगल नहीं होता है। फिर सुनिए, अगर हम सर्किट में वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं, वोल्टेज देते हैं, तो उससे हमें क्या प्रोड्यूस होता है, करंट। अगर हम सर्किट में वोल्टेज गिवन करते हैं यानी देते हैं, तो हमें क्या प्रोड्यूस होता है, करंट। इसीलिए कोई पूछेगा आपसे कि प्योर रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज के बीच का फेज क्या होगा, फेज एंगल क्या होगा, तो सिंपल याद रखिएगा, करंट और वोल्टेज के बीच का फेज एंगल हमेशा 0 डिग्री होता है। किस केस की बात कर रहे हैं, प्योर रेजिस्टेंस के केस में कोई पूछ दे आपसे कि करंट और वोल्टेज के बीच का फेज एंगल क्या होगा, तो आप सिंपल याद रखिएगा, करंट और वोल्टेज के बीच में कोई भी फेज एंगल नहीं होते हैं। फेज एंगल का वैल्यू हमेशा कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री। तो बाबू अगर हम बात करते हैं प्योर रेजिस्टेंस का केस, इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टेंस, इन केस ऑफ pure resistance, in case of pure resistance, डेल्टा फाई का मतलब हो गया फेज एंगल, इसको कहते हैं फेज डिफरेंस या फेज डिफरेंस। तो याद रखना बाबू, पहले वोल्टेज आया है तब करंट आया है, तो वोल्टेज और करंट के बीच के फेज एंगल क्या होंगे, हमेशा 0। प्योर रेजिस्टेंस के केस में कोई पूछेगा कि वोल्टेज और करंट के बीच का फेज एंगल क्या होता है, तो क्या कहिएगा, 0 डिग्री। फिर अगर हम बात करते हैं इन प्योर कैपेसिटर, इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटर, तो याद रखना इसमें डेल्टा फाई का वैल्यू फाई भी माइनस फाई हमेशा होगा -90 डिग्री, -90 डिग्री, और इसी को हम लोग -π/2 कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज जो है वो पीछे होगा किससे, करंट से। कितना से, π/2 से। वोल्टेज करंट से पीछे होगा, यानी अगर मान लेते हम करंट को x एक्सिस पे रखते हैं, तो वोल्टेज को हमें y एक्सिस पे रखना होगा, और बीच का फेज एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। यहाँ पे वोल्टेज और करंट के बीच के फेज एंगल की बात करेगा तो कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। सिंपली रट जाइएगा। अगर इसी तरीका से आपसे कोई पूछ देगा कि प्योर इंडक्टर है तब क्या होगा, तो सिंपली समझ लीजिए, इंडक्टर के केस में, इन केस ऑफ इंडक्टर, इन केस ऑफ इंडक्टर, इन केस ऑफ इंडक्टेंस, डेल्टा फाई की बात करते हो बाबू, तो फाई भी माइनस फाई, और इसके बीच का फेज एंगल आपको हो जाएगा 90 डिग्री।
और इसी को पाई बाई 2 कहते हैं। इसका मतलब वोल्टेज आगे रहता है किससे? करंट से। कितना से? पाई बाई 2 से। प्योर इंडक्टर के केस में कोई पूछेगा आपसे कि वोल्टेज और करंट के बीच का फेज एंगल क्या होता है, तो आप कहिएगा 90 डिग्री। इसका मतलब वोल्टेज आगे है करंट से। कितना से? पाई बाई 2 से। तो देखिए, ये अगर वोल्टेज है इंडक्टर का और ये करंट है, तो वोल्टेज और करंट में देखने में फेज एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री। अब आता है क्वेश्चन कि हमारे पास, जैसे मान लेते हैं सिंपल सोच, अगर आपको दे दिया जाए आई टी बराबर आई नट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा है, तो इस करंट को कौन सा करंट कहेंगे? तो सिंपल दिमाग में सेट करिए, अगर साइन या कॉस के गुणक में जो होता है, साइन या कॉस के गुणक में जो होता है, रफ भाषा में समझा रहे हैं, बिहारी ठेठ बिहारी वाला भाषा, जिसमें एंजॉय भी बहुत है, बहुत सारे मजे हैं। तो सिंपल याद रखिएगा, मजा यही लेना है कि साइन और कॉस के जो गुणक में होगा वही होता है पिक वैल्यू। पिक का मतलब क्या होता है? जीवन में नहीं कहता है पिक पे पहुंच गया, अब इससे ज्यादा कोई नहीं जा सकता, तो उसको पिक कहते हैं। और पिक का मतलब सबसे ऊंचा होता है, ये याद रखिएगा। तो पिक वैल्यू की अगर बात करते हैं तो साइन और कॉस का जो एंगल में होंगे उसकी बात नहीं करेंगे, उसको क्या कहते हैं? फेज कहते हैं। और उसके जो गुणक में होगा उसको हम लोग पिक कहते हैं। अगर वोल्टेज रहेगा तो पिक वोल्टेज होगा, करंट रहेगा तो पिक करंट होगा। तो यहाँ पे बाबू आई नट है, तो यह आई नट किसको रिप्रेजेंट करेगा? पिक करंट को। किसको? पिक करंट। अगर कोई पूछेगा पिक करंट क्या है, तो सिंपल याद रखिएगा, या तो साइन के गुणक में होना चाहिए, या तो कॉस के गुणक में होना चाहिए, या तो साइन के गुणक में होना चाहिए, या तो कॉस के गुणक में जो भी रहेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पिक कहते हैं। जैसे इसमें आई नट पिक हो गया, तो सिंपली कोई पूछ दे आपसे पिक किसको कहते हैं, तो ध्यान में रखिएगा इस चीज को। जैसे मान लेते हैं कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दे देता है, मान लेते हैं पिक वोल्टेज की बात कर देगा। जैसे कहीं क्वेश्चन में लिखा रहेगा Vt बराबर -4 प्लस 7 cos ओमेगा टी प्लस डेल्टा, तो इसमें पिक की बात करेगा। तो याद रखिएगा पिक वोल्टेज की बात करिएगा तो पिक वोल्टेज का वैल्यू हमेशा कितना होगा बाबू? 7। फिर इसी तरीका से अगर मान लेते हैं आई टी दिया रहेगा ऐसे 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 cos ओमेगा टी। अगर दोनों के एंगल में सेम रहे और दोनों रहे, साइन भी रहे और कॉस भी रहे, तो आप लोग को ये सब रटाएं। लेकिन आपको याद रखना है, अगर पिक की बात करते हैं आई पिक, तो साइन या कॉस के जो गुणक में है उसको अंडर रूट करके स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको 9 प्लस 16 25, बाहर जाएगा बाबू 5। फिर कहीं लिखा रहेगा इस तरीका से आई टी का वैल्यू 10, या मान लो ऐसे दे देता है 5 साइन 3 ओमेगा टी प्लस √3 cos 3 ओमेगा टी। इसमें अगर कोई पूछेगा आई पिक के विषय में, किसके विषय में? आई पिक के विषय में, तो ये नहीं कोई कह देना कि 5 आई पिक होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें साइन और कॉस दोनों है। अगर साइन और कॉस दोनों रहे तो सबसे पहले इसको गुणा कर दीजिएगा। इसको कैसे सॉल्व करते समझ लीजिए, 5 साइन 3 ओमेगा टी प्लस 5 √3 cos 3 ओमेगा टी। अब बाबू अगर यहाँ पे साइन के गुणक में 5 और कॉस के गुणक में 5√2 है, तो आई पिक की बात किया जाए तो सिंपल याद रखना √5 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 प्लस 75,
10 हो जाएगा। तो इसी तरीका से हम लोग इसका वैल्यू की बात करते हैं, पिक वैल्यू। अगर कोई पिक की बात करेगा तो पिक इसी तरीका से निकाला जाता है। तो देखिए आज हमने बोले थे कि वैसे भी विजयादशमी का शुभकामना देने के लिए हमने क्लास थोड़ा सा पढ़ाना स्टार्ट किया। आप लोग बढ़िया से एंजॉय करिए, क्योंकि आज लास्ट पूजा का है। आप लोग अच्छे से सभी लोग ऊपर वाले की दुआ से, माता की कृपा से अच्छे से रहेंगे। और हम जो कुछ बताए हैं इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कल भी वीडियो लें, और धीरे धीरे आप लोग भी मेहनत करिएगा अच्छा से, ताकि जो पढ़ाया गया है उसमें कोई दिक्कत ना हो। जो भी डॉट्स होंगे वह पटना आइएगा, तो फिर हम डॉट्स को क्लियर करेंगे और फिर लाइट और मॉडल जो बोले हैं उसको पढ़ा करके ख़त्म कर देंगे 12th के पार्ट्स को जल्दी। इसी के साथ हम क्लास को रोक रहे हैं। अगले दिन आप लोग से मिलते हैं, यानी कल थोड़ा सा ब्रेक के बाद। तब तक अपने अपने क्षेत्र में जहाँ भी जो हैं एंजॉय करिए, घर पे रहिए, घर के लोग के साथ घूमने फिरने के लिए जाइएगा। ठीक है, यही कर करके आज क्लास को हम स्टॉप कर रहे हैं बाबू।